हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबका स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज सिविल प्रोसीजर कोड की हमारी ये सेकंड क्लास है, क्लास सेकंड। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का वाई, कि हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। In that class, we have understood the civil rights. We have understood the civil judicial system. और सिविल जुडिशियल सिस्टम में और क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों को हमने कवर किया था। उसके बाद हमने इसका नेचर की बात की, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की। उसका एक हल्का सा रिकैप हम कर लेंगे, तब तक सब लोग ज्वाइन कर लेंगे धीरे धीरे। और अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली क्लास नहीं अटेंड की तो प्लीज़ लेट मी नो, इधर आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्डेड लेक्चर और ऑन द संडे वी विल टेक अ फुल रिवीजन ऑफ द प्रीवियस वीक्स क्लासेस। अभी तक सीपीसी में देखिए, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हमें सिविल प्रोसीजर कोड बताता क्या है। ये क्या है? दिस इज कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोड्स। सिविल कोड्स के प्रोसीजर के बारे में बात करता है। सिविल प्रोसीजर किसका? कोर्ट्स का, कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर, उसके बारे में बता रहा है। यानी कि ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कोई राइट दे रहा है, ये आपके राइट को किस तरह से आपको रेमेडी मिल सकती है उसका रास्ता आपको बता रहा है। हमने प्रीवियस क्लास में सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में बहुत अच्छे से इस डिफरेंस को विद केस लॉ डिस्कस किया था। अब सीपीसी अगर मैं बात करूं 1908 की, तो इसको जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। हालांकि पार्ट तो इसमें 3 है, बट 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड मान सकते हैं। एक इसकी मेन बॉडी है जिसमें 158 सेक्शंस आते हैं, और हमने बात की कि इसके अंदर सिर्फ लेजिस्लेचर जो है वही अमेंड कर सकता है। एक शेड्यूल 1 है जिसके अंदर 51 ऑर्डर्स हैं अलॉन्ग विद द रूल्स, और इसके पीछे अपेंडिसेस दी गई है कुछ, टोटल 8 अपेंडिसेस हैं ए से लेके एस तक, जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स दिए गए हैं कि कौन सा फॉर्म कैसा होगा। जैसे कि अभी आप सब एडवोकेट हैं, आपका एक वकालतनामे का फॉर्मेट बनाएंगे, कोई आपका क्लाइंट आएगा तो उसके लिए आप वकालतनामा भरेगा आपके लिए, तो उसका कौन सा फॉर्म है, वो फॉर्म नंबर 19 है। और कौन सी अपेंडिक्स में दिया गया है? अपेंडिक्स एच में। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं। प्लीडिंग से रिलेटेड हैं आपके, बाकी सारे समन से रिलेटेड हैं। इस तरह के सारे फॉर्म्स आपको यहाँ मिलेंगे। अब शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अलावा भी शेड्यूल्स थे। कौन कौन से शेड्यूल थे? 2nd था, 3rd था, 4th था और 5th था। टोटल 5 शेड्यूल्स थे। इनको क्या कर दिया गया है? रिपील कर दिया गया है। ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो सीपीसी है ये सभी प्रोसीडिंग इन ए सिविल कोड, सिविल कोड की प्रोसीडिंग्स पे लागू होती है। कोड इज कंसर्न्ड, कोड आपको क्या बताता है कि किसी सूट को इंस्टीट्यूट कैसे करेंगे। अब ये वर्ड जो आता है सूट, इसको भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सूट क्या होता है? द सिविल प्रोसीडिंग विच इनिशिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्लेंट, उसी को सूट माना जाएगा। इन अ सिविल कोड द प्रोग्रेस ऑफ इट्स ट्रायल, एंडिंग ऑर्डर्स, अ डिक्री एंड इट्स फर्दर स्टेजेस सच एज अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, ये पूरा का पूरा जो है प्रोसीजर है जिसको सीपीसी गवर्न करती है किसी सिविल कोड के लिए। अब एक बार हिस्ट्री का हल्का सा रिकैप करेंगे सुपर फास्ट, ठीक है। तब तक मेरे ख्याल से 2 लोग बचे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो भी कर लेंगे। पहला कोड इनेक्ट हुआ 1859 में। इससे पहले 4 प्रेसिडेंसी थी आपकी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और नॉर्दर्न स्टेट्स की। इनके सबके अपने अपने कोड थे, अपने अपना सिविल प्रोसीजर था। अब उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, जो किसकी अध्यक्षता में बनी थी? मिस्टर जॉन रोमिली।
लेकिन इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, लैकुनास थे। फिर 1877 में, फिर 1882 में ये लगभग नए कोड ही बन गए थे, इतने अमेंडमेंट इनमें किए गए थे। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे लैकुनास थे, उन डिफेक्ट्स को रिमूव किया गया 1908 की सीपीसी में। 1908 में एक एक्ट पास होता है जो 1 जनवरी 1909 से इन्फोर्स्ड होता है, और ये आपकी करंट सीपीसी है जो आपके सामने है। दो नाम आपको याद रखने हैं, जॉन रोमिली जिसने बिल्कुल पहली सीपीसी ड्राफ्ट की थी, और जो करंट सीपीसी हम यूज कर रहे हैं वो मिस्टर अर्ल रिचर्ड ने 1908 में की थी, और 21 मार्च 1908 को ये इनेक्ट हुई थी, यानी कि गवर्नर जनरल की इसको असेंट मिला था। तो यहाँ आप देखेंगे कि देखिए दो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आप सीपीसी का नाम लिखते हैं तो आपको 3 चीज़ें लिखनी है सीपीसी के लिए, कहीं पर भी, कि सीपीसी का डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 21 मार्च 1908। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा कि इनेक्टमेंट डेट क्या होती है। इनेक्टमेंट डेट मीन्स द डेट ऑन विच इट गेट द एसेंट ऑफ द, इन टुडेज इरा, द प्रेसिडेंट, एंड दैट टाइम गवर्नर जनरल। देन इन्फोर्स कब से हुई, तो 1 जनवरी 1909 से इन्फोर्स हो गई थी। फिर इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस अमेंड किया गया 1951 में और 1956 में। ये बहुत मेजर अमेंडमेंट में नहीं कहूँगा, क्योंकि इनमें हमने सिर्फ ब्रिटिश इफेक्ट को हटाने की कोशिश की है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 1976 में, उसके बाद 1999 में और 2002 में। जो 76 की अमेंडमेंट थी ये 1 फरवरी 1977 से इम्प्लीमेंट हुई थी। अगर आप बहुत डिटेल्स में इसको नोट करना चाहते हैं तो सारी की सारी एक साथ नहीं हुई थी, 3 सेक्शंस को छोड़ के 12, 13 एंड 15। ये 3 सेक्शन कब से इम्प्लीमेंट हुए, ये हुए 1 जुलाई 1977 से। अब इसका रिलेशन कहाँ पे है, जो 1999 और 2000 की जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी 1 जुलाई 2000 से अमेंड हुई थी, सॉरी इन्फोर्स्ड हुई थी। अरे कभी कभी वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलिए ठीक है, सभी लोग आ गए हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है निकेत, सिर्फ हमने पिछला रिवीजन किया है पिछली क्लास का। और मैं, तुम लोग नहीं आए थे यार, थोड़ा टाइम से आया करो सो दैट कि क्लास ज़्यादा डिले ना हो। सिर्फ उसी चीज़ को हमने शुरू किया है। आप लोगों के कहने पे मैंने दोबारा से सीपीसी को स्टार्टिंग से शुरू किया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। फिर आता है सीपीसी की 1999 और 2002 की अमेंडमेंट्स, और ये कब से इन्फोर्स्ड आई थी, 1 जुलाई 2002 से। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, एमसीक्यू ये पूछा जाएगा कि जो 99 की और 2002 की जो अमेंडमेंट्स है ये किसके रिकमेंडेशन पे हुई थी। तो ये जस्टिस मालिमठ थे, केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं जस्टिस वीएस मालिमठ। उस टाइम पे स्पीडी डिस्पोजल के लिए इस कमेटी को बनाया गया था, और इसी के रिकमेंडेशन के ऊपर ये अमेंडमेंट्स किए गए। एक एमसीक्यू और यहाँ से पूछा जाता है, देखिए जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू, वो के प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक मेंस वाला सीपीसी में बहुत ज़्यादा कुछ शुरू नहीं हुआ है, वो मैं आपको साथ साथ नोट कराता चलूँगा। अब आपसे पूछा जाता है कि इस अमेंडमेंट के, इन दोनों अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था 99 और 2002 की अमेंडमेंट को, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था कि भाई जो दोनों अमेंडमेंट हैं दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो आप केस नोट कर लें, स्लेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। स्लेम बार एसोसिएशन, इस केस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी आप सिर्फ प्री एग्जाम से इसको नोट कर लें, प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको 2 या 3 ऐसे केसेस बताऊंगा जो सीपीसी जिसने पढ़ी है तो वो केसेस तो उसको पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट इनको आपको टॉपिक वाइज लिखना है, इनको आप लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं। नेचर ऑफ लॉ की हमने बात कर ली थी कि प्रोसीजरल लॉ है, हमने बहुत अच्छे से डील किया था कि सब्सटेंटिव लॉ और आपके प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। जो सब्सटेंटिव लॉ है ये डिटरमाइन करता है लीगल राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज को, और प्रोसीजरल लॉ जो है वो आपके सब्सटेंटिव लॉ को पुट इन द मोशन, उसके अंदर लाइफ को लेकर आता है।
बट प्रोसीजरल लॉ इज नॉट द एंड टू द जस्टिस, इट इज अ मीन्स टू अचीव द एंड ऑफ द जस्टिस। इस टाइप की कोट्स को अपने नोट्स में लिखा करो और ये मेंस में बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ये इस तरह से हमने उसकी स्कीम को डील किया था कि किस तरह से 11 पार्ट्स हैं और एक उसके अंदर स्केड्यूल दिया गया है। आज हम अपनी सीपीसी में एंटर करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। स्कीम तक आपका किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे बता दें। फिर हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे जिससे आपको ऑर्डर्स का एक जो है ना स्कीम भी याद होगी और किस तरह से सीपीसी काम करती है वो भी आपको पता लगेगा। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे थम्स अप कर दें सो दैट कि हम नेक्स्ट स्टेप में आगे चलें। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को अभी टच करने वाले हैं जिससे कि आपको सीपीसी इसके बाद डिफिकल्ट लगना बंद हो जाएगी। Shall we start? हमें इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बीइंग आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं पे, तो आपकी पूरी सोसाइटी में ना एक ये चीज रहती है कि कोई भी लीगल प्रॉब्लम आएगी तो वी विल आस्क टू आवर एडवोकेट साहब। होता है ना ऐसा कि भाई आप कहीं पे एडवोकेट है, कोई आपके रिलेटिव है, आपके फ्रेंड है, आपके नेबर है, तो किससे पूछते हैं? आपसे पूछते हैं। तो आपने कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर किया होगा जहां आपके किसी जानने वाले ने आपसे चीजें पूछी होंगी। अब बहुत सिंपल सी बात करते हैं कि दो लोग हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ये हमारी पार्टीज हैं। ये कौन है? पार्टीज है। अब ए का कोई ऐसा राइट है जो इन्फ्रिंज किया है बी ने, यानी कि एक घर को लेकर, एक हाउस को लेकर दोनों में डिस्प्यूट है। ए का कहना है कि ये जो घर है ये इसकी प्रॉपर्टी है और बी ने इस पे बिना बात अपना क्लेम कर रखा है। तो यहां पे ए का राइट है और उसकी रेमेडी क्या है कि उसको इस घर की ओनरशिप दिलाई जाए। यानी सबसे पहले क्या चाहिए? एक डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द पार्टीज। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड द पार्टीज टू सूट। यही आपका ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा है तो सबसे पहले तो दो इंडिविजुअल्स होंगे तभी झगड़ा होगा ना। और अगर ये लोग नहीं होते तो क्या झगड़ा होता? नहीं होता। सेकंड चीज क्या आती है कि नाउ ए विल अप्रोच टू कोर्ट कि उसको उसका घर दिलाया जाए। अपने राइट के लिए कहां जाएगा वो? उसको इन्फोर्स कराने के लिए कि बी को बोला जाए कि अपनी लायबिलिटी पूरी करनी है। तो भैया उसके लिए उसके माइंड में क्या होना चाहिए? एक सूट का फ्रेम तैयार होना चाहिए। He want to some relief from the court, then he needs some cause of action. अब cause of action होगा तो cause of action मिलके क्या बनाएंगे? सूट बनाएंगे। यही आपका ऑर्डर 2 है। उसके बाद क्या ये खुद से सारे काम कर सकता है? नहीं। He needs some very smart advocate। ठीक है, तो एडवोकेट साहिबा उनको बताएंगे कि क्या क्या करना है। तो एजेंट्स एंड रिकॉग्नाइज्ड प्लीडर्स, ऑर्डर 3, जहां आप वकालतनामा देने के बाद अपने लिए एडवोकेट प्लीडर लेकर आते हैं। अब ये प्लीडर क्या करेगा? ये इनके सूट को इंस्टीट्यूट कराएगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ही, लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में। ठीक है, ये जैसे एक सिंबल है कोर्ट का। तो केस को फिर क्या किया जाएगा? इंस्टीट्यूट किया जाएगा। सबसे पहले दो पार्टीज हुई, उनके बीच में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। वो एक वकील के पास गए और वकील ने प्लेंटिफ के कहने पे केस को इंस्टीट्यूट कर दिया। अभी तक बी को नहीं पता है कि मुकदमा हो गया इसके खिलाफ। इसको कैसे पता लगेगा? अब इसको पता लगेगा जब इसको सम्मन जाएंगे, सम्मन्स टू अपीयर। तो ऑर्डर 5 क्या कहता है? सम्मन्स, इश्यू ऑफ सम्मन्स टू डिफेंडेंट। भाई ये क्या लिखेंगे? प्लीडिंग्स लिखेंगे ना। प्लेंट लिखा उसने, प्लेंटिफ ने। अब बी को सम्मन गए तो उसे रिटन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो प्लीडिंग्स के रूल चाहिए, जिसमें पहला रूल मिस्टर ए, जिसको हम प्लेंटिफ कहेंगे, उसके प्लेंट के लिए हो गया, ऑर्डर 7। उसके बाद मिस्टर बी, जिसे हम डिफेंडेंट कहेंगे, जो रिटन स्टेटमेंट देगा, ऑर्डर 8 किसके लिए हो गया? रिटन स्टेटमेंट के लिए हो गया। अब सम्मन इशू होने के बाद देखिए दो बातें हैं।
ईदर मिस्टर बी विल कम इनटू द कोर्ट और ही विल नॉट कम इनटू द कोर्ट, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस, क्या पता पार्टीज सम्मन के बाद आए कि नहीं आए। अगर प्लेंटिफ नहीं आया तो डिसमिस इन डिफॉल्ट, और मिस्टर बी अगर नहीं आया तो क्या होगा, एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी। लेकिन अच्छी पार्टी दोनों लोग आ जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो उनका एग्जामिनेशन करेंगे ऑर्डर 10 में। अब उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ इंस्पेक्शन किया जाएगा वो ऑर्डर 11 में। अब कुछ बातों को प्लेंट में जो एलिगेशन लगे गए हैं मिस्टर बी एडमिट करेंगे, समथिंग इज डिनाइड एंड समथिंग इज एडमिटेड एंड द फैक्ट्स ऑन विच द पार्टीज आर डिनाइंग दोज बिकम्स कॉज ऑफ एक्शन, डिस्प्यूट बन जाएगा भैया। उसके बाद माना जाए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स दो तुम, प्रोडक्शन और रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट, और कुछ डॉक्यूमेंट को क्या कर लेगा कोर्ट इंपाउंड कर लेगा। ये सारी चीजें होने के बाद मैजिस्ट्रेट विल मेक हिज माइंड एंड ही विल इश्यूज द फ्रेम सेटलमेंट ऑफ इश्यू ऑर्डर 14। और अगर लगता है कि बहुत ज्यादा विटनेस लेने की जरूरत नहीं है तो ही कैन डिस्पोज द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग इटसेल्फ ऑर्डर 15। ऐसा नहीं है तो भाई वो अपने विटनेस को बुलाएंगे, विटनेस टू दी समन टू द विटनेसेस। अगर विटनेस जेल में है तो भैया कहाँ जाएगा, 16A के अंदर जाएगा। अब विटनेस को समन भेजा है, उसे आने में टाइम लगेगा तो वी नीड दी एडजर्नमेंट ऑर्डर 17 एंड आफ्टर कमिंग टू द कोर्ट विटनेस विल बी एग्जामिन्ड, ट्रायल, देन एफिडेविट्स पे लिए जाएंगे उनके एविडेंसेस। फिर कोर्ट क्या करेगा, सारी बातें सुनने के बाद ऑर्डर 20 डिक्री और जजमेंट दे देगा, और वो कॉस्ट भी इंप्लीमेंट कर सकता है कहाँ पे, आपके ऑर्डर 20A में। और जब आपका डिक्री आ जाता है तो यू कैन एग्जीक्यूट दैट डिक्री अंडर ऑर्डर 21। यही आपका सिविल जुडिशियल सिस्टम मैंने बताया था, यही आपके ऑर्डर्स की हायरार्की है, सब कुछ वही है। बस इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख दिया है, इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने सीपीसी में इंटर करने वाले हैं। इंटर करने से पहले मैं फिर से वही चीज रिवाइज करूंगा कि टोटल 158 सेक्शंस है, इसके अंदर 51 ऑर्डर्स हैं जो इसके अंदर रूल्स कंटेन है। ये कहाँ पे है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है। अपेंडिसेस की बात करें तो टोटल ए से लेके एच तक 8 अपेंडिसेस इसके अंदर दी गई है। अब आते हैं इसके डेट ऑफ इनेक्टमेंट 21 मार्च 1908 और आपका इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1909। ठीक है, एक्ट नंबर 5 है ऑफ 1908, मिस्टर अर्ल रिचर्ड के उस पे इसको ड्राफ्ट किया गया इसकी चेयरमैनशिप में। यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। अब हम सीधे से अब आपके पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्लास की बता देता हूं। अभी तक तो बिना बेर एक्ट भी चल सकता था, हालांकि बेर एक्ट आपके पास पहले से होना चाहिए। अब इस क्लास में आपके पास बेर एक्ट होना 100% कंपलसरी है, हाइलाइटर होना कंपलसरी है। अगर आपके पास भाई मान लीजिए स्टिकी नोट्स नहीं है, यू डोंट हैव स्टिकी नोट्स जो चिपका देते हैं ना वो वाले नहीं है, तो आप जो आपके बेर एक्ट का साइज है, मान लीजिए आपका बेर एक्ट, तो आप इस साइज के पेपर्स काट लीजिए। इन पे अगर कोई चीज ऐसी नोट कराई जाती है, क्विक नोट्स इनको बोलते हैं, तो आप यहीं पे उसको लिखिए और इसके बाद इसको यहाँ पे टेप से चिपका दीजिए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बता देता हूं कि आपने किसी रजिस्टर के अंदर अपना कुछ लिखा और आफ्टर दैट क्या होगा, ये सब लिखने के बाद जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो भैया ये बेर एक्ट कहीं पे होगा, रजिस्टर कहीं पे होगा, एंड यू कैन नॉट कोरिलेट ऑल दीज थिंग्स। ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर द क्विक नोट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया चीजें। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबके पास बेर एक्ट होगा। नाउ वी स्टार्ट द सेक्शन 1। देखिए सेक्शन 1 क्या बात करता है, आपके ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। हालांकि ज्यूरिसडिक्शन का हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे तीनों ज्यूरिसडिक्शन को, बट एक बार थोड़ा सा एक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि सभी का इंटरेस्ट बन जाए। इस एक्ट को हम कहेंगे आपके सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908।
भाई ये कब से इन्फोर्स आया? 1 जनवरी 1909 इसकी इनेक्टमेंट डेट। ये पूरी इंडिया पे लागू होता है। अब कुछ कहते थे कि भाई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, तो 2019 के अंदर जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें 2 यूटी बना दी गई, जे के अलग से यूटी है, लद्दाख एक अलग से यूटी है, वहां पर लागू होता है। कहां पर लागू नहीं होती? सीपीसी लागू नहीं होती तो स्टेट ऑफ नागालैंड पे। एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, आसाम के ट्राइबल एरिया पे। अब किस एरिया को ट्राइबल एरिया मानेंगे? जो 21 जनवरी 1972 से पहले पैरा 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिनको डाल दिया गया, उन्हें हम ट्राइबल एरिया मानते हैं। यहां तक कोई डाउट? कहां पे लागू नहीं होती है, लेकिन अगर वहां की गवर्नमेंट चाहे तो भी इसको नोटिफिकेशन से लागू कर सकती है। अब दूसरा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को आता है कि देखो इसके आगे पढ़ते हैं ना, अमनदीप, आइसलैंड और इन सब चीजों को, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, लक्षद्वीप, तो उनको लगता है कि वहां सीपीसी वहां भी लागू नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर का आपने देख लिया, यहां पे लागू होती है आफ्टर दिस एक्ट, इसको नोट डाउन कर ले। ये देखिए 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वहां पे सीपीसी कहां दिया गया है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ये आप देख सकते हैं, इन द 5th शेड्यूल ऑफ द जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसकी टेबल नंबर 1 5th शेड्यूल की, और वहां पे कहता है क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 शैल बी ओमिटेड। ठीक है, ये भी आपने देख लिया, जिससे आपको और अच्छे से याद रहेगा। अब डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं अभी आपको बता रहा था कि भी जो आपका ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, लक्षद्वीप, जितने आइसलैंड वगैरह हैं, इन सभी आइलैंड्स के ऊपर क्या है? सीपीसी लागू होती है। यस, सीपीसी लागू होती है, लेकिन वहां के जो लोकल रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, वो प्रिवेल करेंगे, ना कि सीपीसी प्रिवेल करेगी। उनको हैम्पर नहीं करेगी सीपीसी। जबकि स्टेट ऑफ नागालैंड वगैरह पे क्या है कि ये लागू ही नहीं होता है। ठीक है, सेक्शन 1 में किसी को कोई दिक्कत? सेक्शन 1 सिर्फ टेरिटोरियल एक्सटेंट बताता है कि कहां तक आपका सीपीसी लागू होता है। अब आते हैं सेक्शन 2 के ऊपर। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी है अराउंड 2:1 से लेकर के 2:20 तक। अब इनको याद करने के लिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को, कि यार कैसे याद रहेंगे 20 डेफिनेशन। इसका मैं एक तरीका निकाला है मैंने, हो सकता है आपको काम आ जाए, या आप अपना खुद का भी कोई मेथड इवॉल्व कर सकते हैं। हमेशा जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो अपने मेथड्स भी इवॉल्व किया करें। ठीक है, ये स्पेशली अगर आप राजस्थान, एमपी वगैरह के एग्जाम देते हैं तो वहां पे कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहां पे डिफाइंड है, 2 of 11 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना। तो कैसे याद करना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे पहले सी, फिर डी, एफ, जी, जे, ठीक है, उसके बाद एम, ओ, पी, आर, एस। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है इस ट्रिक से आपका काम चले। सी 1C 3D, 2F 1G, 3J 1L, 2M 1O, 3P 1R, 2S। इस सीरीज में अगर आपने एक बार याद कर लिया ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसको लिख सकते हैं। यानी कि 2 के 1 में कोड है, 2 क्लोज टू डिग्री, 2 3 डिग्री होल्डर, 2 के 4 में डिस्ट्रिक्ट, 2 5 में फॉर्म कोर्ट, 2 6 में फॉर्म कोर्ट होगी तो फॉर्म जजमेंट देगी, 2 के 7 में गवर्नमेंट प्लीडर। अब यहां पे ना H और I मिस है। H आता है 27A और I आता है 27B। 27A में क्या डिफाइन है? H,
हाई कोर्ट यानी अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता माना जाएगा। 27B में इंडिया डिफाइन है, ठीक है। जे जज, जजमेंट, जजमेंट डेटर, LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देन M 212 में मैसने प्रॉफिट, इसको मीन प्रॉफिट भी कहते हैं, बहुत सारे लोग मैसने प्रॉफिट भी कहते हैं, बट आई थिंक इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मीन प्रॉफिट है। देन 213 मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑर्डर, प्लीडर, प्रिस्क्राइब, पब्लिक ऑफिसर, रूल्स, शेयर इन कॉर्पोरेशन एंड साइन। इन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, बिकॉज जैसे जैसे डेफिनेशंस का जो भी डिस्क्रिप्शन एक्ट के अंदर आएगा वहां से हम इसको लिंक करेंगे, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आपको बताऊंगा। अब यहां से हमारी नोट मेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पेन, रजिस्टर, आपका बेयर एक्ट, हाइलाइटर, कम से कम 2 कलर के पेन रखें, ठीक है। जो एमसीक्यूज बेस्ड हैं असली में 3 कलर होना चाहिए आपके पास, सो दैट कि जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है हमेशा एक हैबिट बना लें कि आप उसको ग्रीन कलर से लिखते हैं। आपके जो एमसीक्यूज हैं उनको आप रेड कलर से लिखते हैं, बाकी आप ब्लू से लिखते हैं। तो इससे ना आपको बहुत एक अच्छा सा रिवीजन के टाइम पे एक क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। देखो अनिकेत, इसमें ऐसा है नोट्स, एक तो ना सबसे पहली चीज मैं आपको बीच में ये बताना चाहता हूं कि ऐसे नहीं करना है कि बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लें। आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो स्टूडेंट्स की एक हैबिट होती है, वो लोग क्या करते हैं कि वो भाई बहुत सारे नोट्स इकट्ठा कर लें। मुखर्जी नगर में कोई फ्रेंड रहते हैं, एम्बिशन, राहुल, वट एवर जो भी वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं सबके नोट्स मंगा लेंगे। उसके बाद लोकल सिटी में किसी से नोट्स अरेंज कर लेंगे। फिर वो बुक्स भी खरीदते हैं, टाकवानी की सीपीसी ले लिया आपने, मुल्ला की भी सीपीसी ले लेते हैं कुछ लोग, मोटी मोटी किताबें आपने सब रख ली। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्लीज स्टिक टू वन। आप कुछ भी फॉलो करो बट स्टिक टू वन सोर्स, किसी एक सोर्स। कोई भी बुक, सारी बुक्स अच्छी हैं, कोई भी बुक आपके लिए सफिशिएंट है। एंड डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि जो टाकवानी की बुक है, सीके टाकवानी की सीपीसी है, ये काफी अच्छी बुक है सीपीसी को लेके इनिशियल्स के लिए। मुल्ला की बुक्स जो है वो बहुत डीप है, तो उनको अभी आपके लिए सही नहीं है। बाकी आप वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जहां से भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं उन चीजों को आप प्लीज, मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्टिक टू वन सोर्स। आप अगर एक क्लास के नोट्स देख रहे हैं उसी के नोट्स देखिए, उसके साथ में आप अपना बेयर एक्ट को रेफर कीजिए। बेयर एक्ट के साथ में कोई अगर आप एक बुक चाहें तो रेफर कर सकते हैं, जैसे सीपीसी मैंने आपको बता दी कि टाकवानी की बुक आप ले सकते हैं। पढ़ाने का तरीका हर एक एजुकेटर का देखो अलग होता है। नहीं, पीडीएफ नोट से क्या होगा, ये हैबिट नहीं 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 नहीं, ये हैबिट बिल्कुल गलत है। ये लेजीनेस दिखाती है आप लोगों की नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा होगा कि अब आपको क्या चाहिए, आपका कहना है कि नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दिए जाएं। अरे भाई, नोट्स अगर आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दिए तो आप लिखोगे नहीं। मेंस अगर आप देंगे, अगर मैं हरियाणा के मेंस की बात करूं तो भैया 3 घंटे मॉर्निंग, 3 घंटे आफ्टरनून, 6 आवर्स आपको लिखना है अ डे, लगातार 2 दिन और फिर तीसरे दिन भी, ठीक है। तो इतना कैसे प्रैक्टिस बनेगा यार। तो ट्राई टू राइट। एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू राइट समथिंग बाय योर हैंड्स ना, ये आपकी हैबिट इनकलकेट करता है आपके अंदर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है चलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मैसेज पढ़ रहा हूं, स्टॉप मैसेजिंग नाउ, स्टॉप मैसेजिंग ऑल ऑफ यू एंड प्लीज कंसंट्रेट, ठीक है। एक बार क्लास को थोड़ा सा फ्लो में आने देते हैं, फिर करते रहेंगे बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है कोड। ईमानदारी से बताना कि आप में से कितने लोगों ने इसको पहले पढ़ा है। तो आपने क्या पढ़ा होगा, कोड इंक्लूड रूल्स। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये सब ऐसे ही छोड़ो, हो गया। ईमानदारी से बताना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। आपने कभी इसको किसी दूसरे के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश की सीपीसी में? मैं पढ़ाने का तरीका भी यहां से क्लियर कर देता हूं। जैसे हम इस पे आए हैं, मैं इसी के ऊपर काफी सारा सीपीसी की चीजों को इंटरलिंक करने वाला हूं और उनको इसके साथ ही उस पूरे टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। इसने कह दिया कोड इंक्लूड रूल्स। पहली चीज तो यहां पे क्या निकल के आती है कि द रूल्स अंडर द फर्स्ट शेड्यूल, जो ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं वो क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ दिस कोड। ये पार्ट ऑफ दिस कोड है, ये इस डेफिनेशन ने बता दिया।
दूसरा आ गया इन रूल्स के। भाई रूल्स है क्या, कहां बताए गए हैं रूल्स, रूल्स का मतलब क्या है, इंक्लूड रूल्स, कौन से रूल भाई, तो यू हैव टू इंटरलिंक इट विद 2 of 18, सेक्शन 2 क्लॉज 18 में रूल्स को डिफाइन किया गया है कि कौन से रूल्स, ये इन्हीं रूल्स की बात कर रहा है। इंटरलिंकिंग ऐसे ही होती है। रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन इन दी फर्स्ट शेड्यूल, यहां तक सुनिए पहले, और जहां मिले और को हमेशा गोला बना दो, ठीक है। वो रूल है, वो फॉर्म्स है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, और वर्ड है यहां पे, या फिर मेड अंडर सेक्शन 122 एंड 125, 121 और 125 के अंदर में जो रूल्स बने हैं वो रूल है। अब हमने कहा था कि कौन अमेंड कर सकता है, हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है, क्या पूरी सीपीसी को, भाई आप ही कह रहे हो ना, मैं तो नहीं कह रहा। लेजिस्लेचर, और रूल को कौन कर सकता है, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। चलो अब 122 और 125 क्या है, इसके लिए क्या कह रहा है कि एक पूरा पार्ट दिया गया है। हमने कहा कि 11 पार्ट्स में डिवाइड है, तो जो पार्ट 10 है आपका फ्रॉम सेक्शन 121 से लेकर के 131 तक, ये पूरा का पूरा पार्ट डील करता है रूल्स से, यानी कि रूल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जो रूल्स है उन्हें कौन अमेंड कर सकता है, ठीक है, कैसे होंगे। 121 कहता है कि भाई एज पर दिस पार्ट 10 होंगे। तो 122 क्या है, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक द रूल, दिस इज द योर क्वेश्चन, किसकी पावर है, ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स। अब देखिए यहीं पे पूरी क्यूरियोसिटी आ जानी चाहिए। और 125 फिर क्या कह रहा है, भाई देखिए सीधी सी बात है ना, 125 में जो रूल्स बनेंगे वो क्या होगा, पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स टू मेक द रूल्स। अब अदर हाई कोर्ट्स, आपके माइंड में क्यूरियोसिटी नहीं देती है चीजें कि 125 में 22 में हम कह रहे हैं कि पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स टू मेक द रूल्स, और 125 में कह रहे हैं कि पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स टू मेक द रूल्स, यानी कि दो तरह के हाई कोर्ट्स हो गए, दो तरह के हाई कोर्ट्स हो गए ना। तो दो तरह के हाई कोर्ट्स कहां से आए, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स क्या होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस यही किल करते हुए चलेंगे। यानी कि अभी हम कवर करने वाले हैं सेक्शन 2 क्लॉज 1 के साथ में सेक्शन 2 क्लॉज 18 में रूल्स की डेफिनेशन, और उसके साथ में पार्ट 10, ठीक है। आपने बेयर एक्ट में पार्ट 10 खोल लीजिए, आपके बेयर एक्ट में यू ओपन दी पार्ट 10। जी हाँ, पहले हम पार्ट 10 ही डील करेंगे। पार्ट 10 121 टू 131, सेक्शन 121 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल shall have the effect as if enacted in the body of the code until annulled or altered in accordance with the provision of this part। यानी कि orders are the part of CPC as like as sections। जो orders and rules हैं ये क्या है, these are the part of CPC एज लाइक एज सेक्शन, सेक्शन की तरह वो भी इसका पार्ट है जब तक उन्हें अल्टर ना किया जा सके। अब अल्टर कौन करेगा, 122, अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। 122 कहता है कि हाई कोर्ट नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर। अब इस डिफरेंस को समझिएगा, यहां पे ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। 125 में, सॉरी 122 में और 125 में यहां वर्ड यूज हुआ है सर्टेन हाई कोर्ट्स, और यहां हुआ है अदर हाई कोर्ट्स। अब अदर सर्टेन हाई कोर्ट्स मींस द हाई कोर्ट्स विच आर नॉट द कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल कमिश्नर। जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट क्या होती है, इसके लिए यू हैव टू गो टू पार्ट 9। अभी हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन समझना जरूरी है उसको भी। 116 से लेकर के 120 तक हम स्पेशल प्रोविजन देखते हैं रिलेटिंग टू हाई कोर्ट्स
नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल कमिश्नर। ठीक है, अभी जुडिशियल कमिश्नर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन वहां लिखा है ना जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट, और यहां भी कह रहा है नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर। तो ये जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट कौन सी थी? जो रूल बनाएंगे 125 में। आपका जो इंडिया का ईस्टर्न सेक्टर था ना हमारा, ठीक है, अभी हिंदी हमारा कुछ ऐसा है, मैप ज़्यादा अच्छा नहीं है, समझ लेना। ये जो छोटे छोटे स्टेट थे वहाँ पे हाई कोर्ट्स नहीं थे, वहाँ जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब इतना जल्दी सब स्टेट्स में हाई कोर्ट बना पाना पॉसिबल नहीं था। तो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग क्या किया गया, उन जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स को हाई कोर्ट की पावर्स दे दी गई, ऑल्दो विद सम लिमिटेशंस, बट उनको पावर दे दी गई। और ये यही बात कह रहा है कि 122 में जो प्रॉपर हाई कोर्ट है उनके रूल मेकिंग पावर है, और 125 में जो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट है जिनको हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट पावर दी गई है उनकी पावर है। दोनों चीजों को समझना होगा आपको। अब इसके साथ साथ आपको समझना होगा कि रूल कैसे बन जाएगी। नहीं भैया, उसके लिए क्या बनती है, कमेटी बनती है, बाकायदा एक कमेटी बनती है हाई कोर्ट में। इस कमेटी के कौन कौन मेंबर होंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पे आता है, पहले क्वेश्चन रेज करते हैं, समझेंगे सारी चीजों को। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हाई कोर्ट अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता है। ये कह रहा है कि डिफेंडेंट ऑफ समन अब बाई ईयर जाया करेंगे, बना दिया रूल, बन जाएगा। अरे ये देखिए ना, स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर आपका, क्योंकि देखिए आपका सीपीसी जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। कहां अमेंडमेंट कर सकते हैं, 158 सेक्शंस में। तो फर्स्ट शेड्यूल में हाई कोर्ट करेगा। तो क्या हाई कोर्ट अपनी मर्जी से जो चाहे वो करेगा? नहीं, हाई कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, दीज आर सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट अप्रूवल, कंसल्टेशन नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्रूव दीज रूल्स। जब ये कमेटी रूल्स को बनाएगी, हाई कोर्ट इसे प्रोजेक्ट करेगा गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देगी, तभी ये आपकी सीपीसी के अंदर माने जाएंगे। चीज समझ में आई। अब रूल बनाने का प्रोसीजर देखते हैं। पावर की हमने बात की 122 और 125 में है। 122 और 125 का डिफरेंस क्लियर, किसी को डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। 122 क्या कहता है कि जो हाई 122 तो हम कर चुके, सॉरी। अब ये कमेटी कैसे बनती है, इस कमेटी के प्रोविजन दिया गया सेक्शन नंबर 123 के अंदर। सेक्शन नंबर 123 इस कमेटी से डील करता है। कमेटी में कितने मेंबर होंगे, इस कमेटी का क्या नाम होगा, ये एमसीक्यूज हैं। 123 में हाईलाइट कीजिए जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं मैक्सिमम उनको आपके डायरेक्ट में ही हाईलाइट करा दूंगा। द कमेटी इज टू बी कॉल्ड द रूल कमेटी। क्या बोला जाएगा, रूल कमेटी बोला जाएगा। ये कहां बनेगी भाई, जहां पे हाई कोर्ट की सीटिंग है वहीं बनेगी। दूसरी चीज क्या आती है, कौन से हाई कोर्ट, जो सेक्शन 122 में रेफर किए हैं आपने, सर्टेन हाई कोर्ट्स, कोर्ट्स नॉट बीइंग दी कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर। अब आता है कि इसके मेंबर कौन कौन होंगे, कितने मेंबर्स बनेंगे। भैया इसके मेंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना। 3 तो जजेस होंगे, किसके, हाई कोर्ट के। और इसमें जो 3 में से ना एक जज, कोई मिनिमम 1 जज आउट ऑफ दीज, ये आपका प्रमोटी जज होगा। प्रमोटी जज मींस द जज हु हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम द सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज, वहां से डिस्ट्रिक्ट जज से प्रमोट होके जो आया है। या आप इसको कह सकते हो कि जिसने एज ए डिस्ट्रिक्ट जज कम से कम 3 साल तक सर्विस दी हो, जो मिनिमम 3 इयर्स तक एक डिस्ट्रिक्ट जज रहा है, उस एक जज का होना यहाँ पे जरूरी है। अच्छा, आप में से ये किसी को ये डाउट है कि हाई कोर्ट में जज बनते कैसे हैं। एक तो प्रमोशन का मेथड होता है जिससे डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज प्रमोट होकर जाते हैं, और दूसरा होता है एलिवेशन मेथड।
जहां एलिवेट होते हैं द प्रैक्टिशनर्स, द प्लीडर्स, एडवोकेट्स ऑफ द हाई कोर्ट हु हैज completed the 10 years of practice in the high court, they will elevate as a high court judge. कॉलेजियम के थ्रू उनको और उनको क्या कर दिया जाता है, एलिवेट कर दिया जाता है हाई कोर्ट जज के तौर पे। तो इन 3 जजों में से एक जज तो 2 एलिवेट वाले चल सकते हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट जज लगे हैं, लेकिन एक जज होना चाहिए जिसने कम से कम 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज का काम किया हो, वो प्रमोट हो गया हो, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया प्रमोटी जज। अंडरस्टूड। उसके बाद कौन होंगे भाई, 2 लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ द कोर्ट, यानी कि उसी हाई कोर्ट के 2 एडवोकेट होंगे, 2 लीगल प्रैक्टिशनर होंगे इनको। और इसके अलावा कौन होगा, एक जज होगा सिविल कोर्ट का जो इस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, कोई भी सिविल कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट टू दिस हाई कोर्ट। अंडरस्टूड। इतने मेंबर्स इसमें रहेंगे एंड जो मेंबर्स हैं ये हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और इनमें से क्या करना है, द मेंबर्स ऑफ सच कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट विच शैल आल्सो नॉमिनेट वन ऑफ देयर मेंबर टू बी द प्रेसिडेंट। इन्हीं में से कोई एक क्या बनेगा, प्रेसिडेंट भी बनेगा। भाई किसी एक को प्रेसिडेंट भी तो बनाएंगे ना। एंड ईच मेंबर ऑफ एनी सच कमेटी शैल होल्ड द ऑफिस, कितने पीरियड के लिए, जो हाई कोर्ट ने प्रिस्क्राइब कर दिया है। हाई कोर्ट ही रूल बनाएगा कि कोई रिटायर हो गया, रिजाइन हो गया तो क्या करना है, उसकी जगह किसी और को लेना पड़ेगा ना। तो हाई कोर्ट किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। मेंबर्स आपको याद होंगे 3+2+1। इसके अलावा एक सेक्रेटरी भी होगा हर कमेटी का और इसे हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। और ये जो रेम्यूनरेशन लेगा ये किसके बिहाफ पे लेगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यहां तक क्लियर। 122 में पावर आती है, 123 में कमेटी बनती है 3+2+1 की। 3 जजेस के अंदर 2 जजेस आपके एलिवेटेड वाले हो सकते हैं, बट एक जज प्रमोटी होने चाहिए जिनके पास कम से कम 3 साल का डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सपीरियंस हो। भाई 3 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज कैसे प्रमोट होके जाएंगे हाई कोर्ट जज में, ठीक है। ये ज्यादा इजी है कि एलिवेट होना, बट उसके लिए बहुत सारे मेथड्स चाहिए होते हैं, उस पर हम फिर किसी दिन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब आपने देखा 122 में पावर दे रखी थी, उस पावर के लिए 123 में कमेटी बना दी गई, इसे कहते हैं रूल को कमेटी। और इसी कमेटी के मेंबर्स बने 3+2+1, यानी कि 3 जजेस हाई कोर्ट के, 2 लीगल प्रैक्टिशनर, एक उससे सबऑर्डिनेट का सिविल जज, ठीक है। अब आती है बात कि भाई कमेटी किसको रिपोर्ट करेगी। तो 124 ये कहता है कमेटी किसके लिए बनी थी, हाई कोर्ट में, तो किसको रिपोर्ट करेगी, हाई कोर्ट को रिपोर्ट। 124 यही तो कह रहा है कि जो भी रूल कमेटी है वो जो रिपोर्ट बनाएगी वो किसको देगी, हाई कोर्ट को, ठीक है। कि भाई ये रूल्स हम बना सकते हैं, ये एनल कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, ये नए रूल बना दिए, पुराने हटा दिए, ठीक है। और हाई कोर्ट उसको कंसीडरेशन में लेगा और हाई कोर्ट फिर लेगा गवर्नमेंट का अप्रूवल, कहां पे, 126 में, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। 125 का था वो अगेन पावर थी, किसकी पावर थी, हाई कोर्ट्स अदर देन द कोर्ट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 122। अंडरस्टूड। और कौन करेगा उसके रूल्स को डिटर्मिनेशन, स्टेट गवर्नमेंट। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब भैया ठीक है, आपने पावर थी, कमेटी बना ली, कमेटी ने रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट के बाद आपने गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया। अब क्या होगा, अब उनको 127 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिकेशन की बात आ जाएगी, पब्लिकेशन ऑफ रूल। कैसे पब्लिश होंगे, जो भी रूल अप्रूव्ड हुए हैं वो पब्लिश किए जाएंगे ऑफिशियल गैजेट में। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, या तो डेट ऑफ पब्लिकेशन से होगा या फिर कोई स्पेसिफिक डेट उस गैजेट में मेंशन की गई हो, उस दिन से वो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बन जाएंगे।
अंडरस्टूड। अब 128 कह रहा है कि कौन से मैटर है जिनके लिए रूल बना सकते हैं। 128 बात करता है कि किन मैटर्स के लिए हम रूल बना सकते हैं। ठीक है, किन किन मैटर्स के लिए बना सकते हैं भाई। सर्विसिंग ऑफ सम्मन कैसे सर्विस करेंगे, कौन सी बाय पोस्ट जाएंगे भाई, कौन से आप कुरियर सर्विस को अप्रूव कर रहे हो। ठीक है भाई, प्रोसीजर क्या होगा, काउंटर क्लेम का, वैल्यूएशन ऑफ सूट्स का क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ सेल एंड प्रॉपर्टीज का क्या होगा। तो ये सिर्फ ये रूल नहीं, अपने प्रोसीजर के लिए भी रूल वो बना सकता है। ठीक है, तो 128 को भी हम इसका डिक्टेशन भी करेंगे, चिंता मत करो। मैं इसके ऊपर ना एक मेंस का क्वेश्चन बताऊंगा आपको और मैं उसको डिक्टेट भी कराऊंगा। 129 क्या कहता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल एज टू देयर ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर। मैंने क्या कहा, वो अपने प्रोसीजर के लिए भी बना सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कोड, एनी हाई कोर्ट नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ ए जुडिशियल कमिश्नर may make such rules not inconsistent with the later patent। लेटर पेटेंट अपील होती है, कंफ्यूज नहीं होना अभी। ऑर्डर और अदर लॉ एस्टेब्लिशिंग इज टू रेगुलेट द ओन प्रोसीजर इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। अपने सिविल जुरिस्डिक्शन के लिए क्या रूल प्रोसीजर होगा वो भी वो बना सकता है। अब ये सेम चीजें किस पे लागू होती है, देखिए 122 किस टाइप की बात कर रहा है, 129 के साथ है। 125 130 के साथ है। जो 129 सर्टेन हाई कोर्ट्स के लिए है वही 130 अदर हाई कोर्ट्स के लिए है। एंड 131 पब्लिकेशन ऑफ द रूल्स। ठीक है, जो भी रूल यहां पे है उनको पब्लिश किया जाएगा। अब ये पब्लिकेशन की बात पहले भी आ चुकी है, पब्लिकेशन की बात पहले भी तो आ चुकी है ना 127 में, और 131 में भी है। तो भैया 127 में वो रूल पब्लिश होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीपीसी के हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, यहां पे 127 के अंदर 127 के अंदर उन रूल्स की बात कह रहा है जो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीपीसी के लिए बने हैं, और 131 में उसकी पब्लिकेशन की बात कह रहा है जो ऑन प्रोसीजर के लिए बनाए हैं अंडर सेक्शन 129 एंड 130। यानी आप देखेंगे 129 से 131 ऑन प्रोसीजर के रूल हैं, और 122 से लेकर के 128 तक आपके सीपीसी के लिए रूल्स हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं, यहां तक देखिए डाउट बताइए। कमेटी मेंबर्स के लिए एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट होंगे निखिल? नहीं, मैंने आपको देखो बता दिया, जो मैंने आपको मेंबर्स बताए ना अभी, कहां गए हमारे मेंबर्स, ये रहे। तो इन 3 जजेस में से एक जज होना चाहिए प्रमोटी, और 2 एडवोकेट जो नहीं ये उस हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर होने चाहिए। नहीं, जूनियर कोर्ट के नहीं चलेंगे, उसी हाई कोर्ट के होने चाहिए, और किसी एक सबॉर्डिनेट सिविल कोर्ट का जज। जी हाँ, यही होगा बिल्कुल, इन्हीं में से किसी एक को चेयरमैन बना दिया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो मेंस का। मेंस का क्वेश्चन लिखो, क्या बन सकता है मेंस के लिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट विद reference to provisions under CPC 1908। समझ रहे हैं आप इसको? ये कह रहा है मेंस का, मेंस क्वेश्चन है ये मेंस के लिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट विद रेफरेंस टू प्रोविजंस अंडर सीपीसी 1908। अब यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे आपको 2 का 1 भी याद होगा, आपको 2 का 18 भी याद होगा, आपको पूरा पार्ट 10 121 से 131 तक क्लियर होगा। सीपीसी का एक पोर्शन कंप्लीट, सीपीसी का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है,
और देखिए कमाल की बात है कि हाई कोर्ट को दे तो दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ने अपना हाथ नहीं छोड़ा है। इसके लिए पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल होगा, तभी आप रूल चेंज कर पाएंगे, है ना। कमाल की बात। कोई नहीं, होता है लॉ में, ऐसा भी होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिक्टेट कराऊंगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा और अपने टेलीग्राम जो हमने अलग से ग्रुप बनाया है आप उस पर भेजिए। नहीं देखिए होगा क्या ना, पहले आप अपना आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको डिक्टेशन दूंगा, देन अगेन आप आंसर लिखेंगे, तो इट विल रिफाइन योर आंसर। आपको अगर ऐसा देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको चाहिए कि सीपीसी पूरी करानी है तो मैं जल्दी जल्दी पूरी करा दूंगा, मैं सेक्शन 1 से पकड़ते हैं और खत्म कर देते हैं। आप देखिए, नहीं नहीं नहीं, देखिए सीखना आपको है, ऑल गुड। अरे नहीं देखो, इट्स वेरी सिंपल। मेथड ऑफ टीचिंग का तभी बेनिफिट है जब अडॉप्टिंग मेथड भी उसके साथ में मैच करता हो। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि कल आप में से कौन मुझे इसका आंसर डिक्टेट करके भेजता है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अपना यहां तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, सीपीसी का ये क्विक रिकैप हम डेली करेंगे, इसका बहुत बेनिफिट है। सीपीसी 1908, डेट ऑफ इनेक्टमेंट 21 मार्च 1908, 1 जनवरी 1909, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। ये चीजें मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूं, बार बार, सो दैट ये पहली 4-5 क्लासेस में हम रेगुलर करेंगे, सो दैट कि आपके ना टिप्स पे हो जाएंगी ये चीजें, तो भूलोगे ही नहीं। अदरवाइज होगा क्या ना, आप इसको एक बार पढ़ के छोड़ दोगे, जैसे आप आईपीसी में जाओगे यू गॉट कंफ्यूज्ड, आप सीआरपीसी में जाओगे यू गॉट कंफ्यूज्ड, फिर वहां एग्जाम में आपको लगेगा कि यार था सीआरपीसी का था कि सीपीसी का था। आप कभी फैन को देखोगे, कभी बेंच को, कभी टीचर को, ठीक है, आंसर नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम होती है रटाफिकेशन की, बट ऐसा करने से वो आपकी हैबिट में आ जाएगी चीज। आई वॉन्ट टू चेंज योर हैबिट्स, लॉ आपकी हैबिट बन जाना चाहिए। ठीक है, 158 सेक्शंस हैं, 51 ऑर्डर्स हैं। और हाँ, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस किसी को भी अगर ना आप में से इसका बर्ड आई व्यू याद हो सके, कैसे, जैसे फर्स्ट में प्रिलिमिनरी दिया गया 1 से 8, सूट्स इन जनरल पार्ट 1 9 to 35B, ठीक है, एग्जीक्यूशन 36 से 74, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, ठीक है, पार्ट 4 75-78। तो इस तरह से कोशिश कीजिए सारा याद करने की, वो याद करने की कोशिश कीजिए। आज हमने सेक्शन 1 को पढ़ा, जहां शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ साथ हमने क्या कवर किया, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस को याद करने के लिए ट्रिक याद की। उस ट्रिक के लिए ये ट्रिक आप अपने भी बना सकते हो। और हमने 2K1, 2 of 18 एंड विद द पार्ट 10 रूल्स को पढ़ा, रूल मेकिंग पावर ऑफ द हाई कोर्ट। और आपका होमवर्क मैंने जो दिया है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको याद रखना है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? स्टार्टिंग में आपको लग सकता, मैंने आपको क्या कहा था कि पहली कम से कम 3 से 4 क्लासेस आपको लगेंगी कि बहुत स्लो जा रहे हैं। आज तो हम नहीं एसपी, देखो आज हम इंटर तो हो ही गए ना सीपीसी में। नहीं 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 नहीं, अगर सभी स्टूडेंट्स आप एग्री करते हैं कि भाई सेक्शन वाइज बढ़ा दिया जाए, देन आई विल गो फॉर द लाइक दैट। आप मुझे वो बता दीजिएगा, ठीक है। मॉर्निंग में क्या नहीं, एविडेंस का फ्रॉम दिस मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट। आप टाइमिंग देख लीजिए, शाम का ही रखेंगे टाइमिंग। नहीं 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 नहीं, देखिए आप सीआरपीसी चाहते हैं तो सीआरपीसी कर लेते हैं, एविडेंस चाहते हैं तो एविडेंस कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम जिस भी सब्जेक्ट को करेंगे उसको प्रॉपरली एकदम इसी एंगल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये होमवर्क करके लाएंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज वर्क हार्ड, जो मैंने आज आपको कराया है इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। देखिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास जब आप करते हैं तो आपका बहुत कम रिटेन रहता है। जब आप रिवीजन करते हैं तो आपकी जो रिटेन करने की पावर है वो धीरे धीरे बढ़ती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
सी यू गाइस, गुड डे एंड वर्क हार्ड।